दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। वेस्ट एशिया तो ऑलरेडी हमें पता है कितना ज़्यादा अनस्टेबल है। हुआ यह है कि अफगानिस्तान में काबुल काबुल के पास की बात करें तो वहाँ पर एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर चल रहा था। ठीक है, एक तरीके का हॉस्पिटल ही हो गया। वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से एक एयर स्ट्राइक की गई और वहाँ पर 400 लोगों की जान जा चुकी है। ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग सिचुएशन हमारे पड़ोस में भी बन रही है, जहाँ पर सीधी बात आ रही है कि इंडिया ने भी इस बात को हाईलाइट करते हुए कह दिया कि ये एक बारबरिक डायरेक्ट थ्रेट है रीजनल पीस के लिए। अब देखो, पाकिस्तान ने जैसे ही इस न्यूज़ को सुना तो पाकिस्तान ने इस बात के लिए कह दिया कि भाई हमने अटैक नहीं किया, हमें नहीं पता किसने किया। अब एक तो सवाल ये आता है, क्योंकि जो अभी के टाइम पे तालिबानी गवर्नमेंट जो ऑपरेट कर रही है अफगानिस्तान में, उन्होंने तो ट्वीट करके सीधा सवाल उठा दिया कि हमारे यहाँ पर जिस तरीके से अटैक कंडक्ट हुआ उससे पहले एक मिलिट्री फाइटर जेट की आवाज़ थी, उसके बाद में ही ये धमाका हुआ। और ये धमाका हुआ था रात को 9 बजे, 9 PM टाइम था। ठीक है, अब पाकिस्तान ये कहता है कि भाई हमने अटैक तो नहीं किया, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो एक तरीके से एक सेफ हेवन का काम कर रहा है मिलिटेंट्स के लिए। तो इस बात पे एक सिंपल सा एक फ्रेज याद आ गया कि भाई, यू कांट एक्सपेक्ट स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम ओनली टू बाइट योर नेबर्स। वो आपको भी काटेंगे जब भी मौका मिलेगा। और एग्जैक्टली वही है, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद ने अपने आप को एक ऐसे सेफ हेवन के तौर पे डेवलप कराया जहां पर टेररिस्ट ग्रो करे, और उन्होंने फिर इंडिया को परेशान किया और आज भी करते रहते हैं। ऐसा कौन सा हो गया कि सब ठीक है? वही चीज आज अगर पाकिस्तान को खुद को परेशान करने में लगी हुई है तो बोलता है कि हाँ जी, हम टेररिज्म के विक्टिम हैं। खैर, आगे देखिए, ये रेड लाइन है ना, इसको ड्यूरेंट लाइन बोलते हैं। इस ड्यूरेंट लाइन को अफगानिस्तानी तालिबान बिल्कुल भी नहीं मानता। इनका ये कहना है कि इधर की तरफ है, अगर हम इस ड्यूरेंट लाइन से ईस्ट की तरफ आए तो बहुत बड़ा एरिया हमारे ट्राइबल कबीलों का ही है और हमारा ही है। इसका मतलब अफगानिस्तान को ही बिलोंग करता है, जिसमें आप ये देख सकते हो ट्राइबल एरिया के बारे में, ये पिंक वाला रीजन आ गया वो। इसके अलावा ये वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, ठीक है, ये रीजन आ गया। कुनार रीजन आ गया। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर हो गया वहाँ पर। इसके अलावा नॉर्दर्न वजीरिस्तान और सदर्न वजीरिस्तान, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अफगानी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के रिलेटिव्स हैं वो रहते हैं। और वैसे भी देखा जाए कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जिस तरीके से बाउंड्री लाइंस क्रिएट की गई थी वो बिना सोची समझी थी। उन्होंने बस केवल ज्योग्राफिकल एरियाज को आइडेंटिफाई किया, लोकेशंस देखी, लाइन खींच दी, दैट्स इट। पर वहां पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी के टाइम पे देखने को मिलती है। फिर चाहे वो रेड क्लिफ वाले रीजन की बात करो या फिर LAC की बात कर लो, हर जगह पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहते हैं। अब देखो, अफगानिस्तान का ये जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई है, ये ड्यूरेंट लाइन का नॉर्दर्न रीजन है ना, यहाँ पर तो ज़्यादातर है ही। लेकिन इधर की अगर बात करें तो बलूचिस्तान के साथ में जो अफगानिस्तान की बॉर्डर शेयर होती है, इधर बलोच लिबरेशन आर्मी भी मोर और लेस यहाँ पाकिस्तान से बिल्कुल खुश नहीं है। तो उसके लिए पाकिस्तान ये कहता है कि ये बलोच लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं ये अफगानिस्तान में जाकर के शेल्टर लेते हैं, फिर अटैक कर देते हैं। इस तरीके की सिचुएशन अभी बनी है। एक और वहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP वाले हैं, वो लगातार पाकिस्तान के अंदर अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं, सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है। तो ये सिनेरियो अभी के टाइम पे बना हुआ है अगर हम नियर नेबर की बात करें। और वैसे ईरान जो है वो जिस तरीके की सिचुएशन अभी ईरान US इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के चलते वेस्ट एशिया में बनी हुई है, वो भी देखो हमारी नेबरहुड की ही बात है। क्योंकि अगर हम मैरीटाइम अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो ज़्यादा दूरी नहीं है। और दूसरा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारा डायस्पोरा, हमारी इकोनॉमी, इन सब पे बहुत इम्पैक्ट है। और साथ ही साथ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है फ्रंट पेज पे ही कि जिस तरीके से ईरान के साथ में वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमारा जो मेडिकल टूरिज्म का जो एक अच्छा खासा सेगमेंट ऑपरेट हो रहा था उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये एक अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। चलते हैं आगे। चलिए अब डिस्कशन हम कर लेते हैं हमारे आर्टिकल से एसोसिएटेड। देखो, फर्स्ट आर्टिकल है नॉर्वेस्टर से रिलेटेड, जिसको काल बैसाखी स्टॉर्म भी कहा जाता है। होगा क्या है कि जो उड़ीसा हमारा कोस्टल स्टेट है ना, वहां पर अभी नॉर्वेस्टर स्टॉर्म देखा गया, जिसके चलते कई लोगों की डेथ हो गई और बहुत सारे प्रॉपर्टी डैमेज भी हुआ है।
इसके चलते ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली चीज कि नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी जिसको कहा जाता है, ये प्री मॉनसून विंड्स कही जाती है इनको, क्योंकि मॉनसून आउटब्रेक तो हमारे जून में कंसिडर होता है, तो जून से पहले जो मार्च से लेकर के मई मंथ होता है ना, इस टाइम पर हमारे ईस्टर्न इंडिया में जो हवाएं चलती हैं, जिनके चलते रेनफॉल भी होता है, एक तरीके से वहां पर थंडर स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं, इन्हीं को हम नॉर्वेस्टर्स या फिर प्री मानसून कंडीशन या प्री मानसून रेनफॉल बोल दिया करते हैं। इसके चलते जो रेनफॉल होता है वो, ठीक है, तो ये हमारे ईस्टर्न इंडिया और बांग्लादेश में देखने को मिलता है, और इसको लोकली काल बैसाखी, और इसके अलावा आपका वेस्ट बंगाल है वहां पर काल बैसाखी बोल दिया जाता है, और असम में बोरदोई सिला भी बोल दिया जाता है। इसमें मेन वजह क्या होती है, हम जानते हैं कि इस टाइम पर अब धीरे धीरे इंडियन लैंडमास है वो थोड़ा सा हीटअप होना स्टार्ट कर देता है, तो बे ऑफ बंगाल से तो हवाएं उठती हैं थोड़ा सा हॉट कंडीशंस के चलते मॉइस्चर को लेकर के, और वहीं पर नॉर्थ ईस्ट से आने वाली हवाएं होती है थोड़ी सी ठंडी, तो इनके बीच में जब एक तरीके से कॉन्फ्रंटेशन होता है ना, तो उस टाइम पर इस तरीके की ये प्री मॉनसूनल कंडीशन क्रिएट होती है, जिसके चलते ये हैवी रेनफॉल या फिर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रेनफॉल हमें देखने को मिल जाता है। समझ गए? तो ये एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी का कारण आपको ध्यान रख लेना है। इसका इंपैक्ट क्या रहता है, देखो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, साथ में रेनफॉल भी बहुत तेज हो जाता है, लाइटनिंग, बिजलियों का कड़कना, और ये सारी चीजें देखने को मिलती है। इससे कई बार डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा बर्बादी भी होती है, जैसे कि ट्रीज का अपरूप्ट हो जाना, घर टूट जाना, ये सारी चीजें, पावर सप्लाई डिस्टर्ब होना। लोकल कूलिंग इफेक्ट, सीधी बात है कि इस टाइम पे जैसे जैसे मानसून के पहले जो गर्मियां आ रही हैं, तो उनमें थोड़ा सा ये रिलीफ भी दे देती है एकदम से, जब ये रेनफॉल थोड़ा बहुत आ जाता है। तो सिग्निफिकेंस देखो, एग्रीकल्चर में जूट, राइस और टी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही फेवरेबल रहती है, अगर ये थोड़ा सा इंटेंसिटी में कंट्रोल रहे, और इंटेंसिटी अगर बढ़ गई तो जो फेवरेबल कंडीशन है ना, वो फिर डिजास्टर्स भी बन जाती है। काल बैसाखी की अगर बात करें तो यहाँ जो ईस्टर्न इंडिया की जो फॉकलोर्स हैं, वो एक तरीके का वहाँ की कल्चर से एसोसिएटेड ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बंगाल और असम के रीजन में। क्लाइमेटिक इंपॉर्टेंस, ये देखो एक तरीके की ड्राई समर से मानसून की तरफ ट्रांजिशन फेज को शो करता है, अगर हम मानसून सीजन की आने की बात करें। इसके अलावा हमारे यहाँ पर कुछ और लोकल विंड्स भी फ्लो करती है, जैसे लू हमारे नॉर्थ इंडिया में और पाकिस्तान में भी फ्लो करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा हीटेड होती हैं, हीट वेव टाइप कंडीशन क्रिएट कर देती हैं, बहुत ही ज्यादा ड्राई होती है, क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान और इधर से उठने वाली हवाएं हैं, मई और जून के टाइम पर ज्यादा देखने को मिलती है इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में। मैंगो शावर ये कर्नाटक और केरल में दिखती है, ये भी प्री मॉनसून रेन ही है, पर इसका बेनिफिट ये होता है कि जो आम होता है ना, आम का सीजन चालू होने वाला है, तो आम पकना शुरू हो जाता है मैंगो शावर से, ठीक है। इसके अलावा बोरदोई सिला की बात करें तो ये इंटेंस फास्ट मूविंग प्री मॉनसून है, जिसको हम काल बैसाखी बोल रहे हैं, कहां पे, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में यहां पे, और उसी को बोरदोई सिला बोल दिया जाता है असम में। अभी अगर देखें तो आंधी और काली आंधी का भी समय आने वाला है, जहां पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में आंधियां उठेंगी, डस्ट स्टॉर्म्स होंगे, जो कि टेम्परेचर को भी ड्रॉप करेंगे और विजिबिलिटी को भी कम कर देते हैं। फिर टी शावर की बात करें, जो प्री मॉनसून रेनफॉल टी प्लांटेशन के लिए फेवरेबल होती है, उसको बोल दिया जाता है टी शावर। इसके अलावा सी और लैंड ब्रिजेस, ये भी हमारी एक तरीके से आप कह सकते हो कि लोकल विंड्स के फॉर्म में देखी जाती है। जब दिन होता है तो उस टाइम पर तो हवाएं चलती हैं सी टू लैंड, तो उस टाइम पर तो कंडीशन अपने को दिखता है कि हाँ ये तो सी ब्रीज है, जो कि लैंड एरिया को थोड़ा सा टेम्परेचर में रिलीफ प्रोवाइड करती है। और वहीं पर रात हो जाती है तो लैंड टू सी जो हवाएं चलती हैं उनको लैंड ब्रीज बोल देते हैं, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रख लेना, ये भी लोकल विंड्स ही होती है। फिर हम बात करते हैं क्वांटम लैब्स के बारे में। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे यहाँ पर 23 इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई करके कह दिया कि वहां पर हमें क्वांटम लेबोरेटरी सेटल कर देनी है, और ये सारा काम होगा नेशनल क्वांटम मिशन के तहत। सबसे पहला सवाल, क्वांटम टेक्नोलॉजी होता क्या है? देखो, जिस तरीके से हम ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में जो भी हम डिजिटल एस्पेक्ट में कैलकुलेशन किया करते हैं वो बिट्स में करते हैं, 0 या फिर 1 में। क्वांटम टेक्नोलॉजी में बेसिक यूनिट जो होती है उसको बोलते हैं क्यूबिट। क्यूबिट क्या है? 0 और 1 का जो ये हम एक फेज देखते हैं ना, 0 और 1, इसके बीच की स्टेजेस जो होती है, इसको यूं मानो आप सिंपल कि जब हम कभी क्रिकेट के लिए, मैच के लिए टॉस करते हैं, तो हम सिक्का उछालते हैं ना, तो सिक्के में एक तो हेड होता है, एक टेल होता है, ये हमें पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हेड को आप 1 मान लो, टेल को 0 मान लो, तो जब वो स्टैटिक पोजीशन में आएगा कॉइन, तब तो आपके पास में इधर 1 या फिर इधर 1 और 0, इनमें से कोई एक दिखेगा। लेकिन जब वो कॉइन फ्लिप हो रहा है तो उस टाइम पर पॉसिबिलिटी दोनों की चल रही है, 0 भी है और 1 भी है। तो उस टाइम की जो ये वेरिएबल स्टेटस है ना, जिसको सुपर पोजिशन बोल दिया करते हैं, इसी चीज को यहां पर
टेक्नोलॉजी के अंदर यूज किया गया, जहां 0 और 1 के डिफरेंट स्टेजेस को यूटिलाइज करके आप अपनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करते हो, और इससे जो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स है जो कि हमारे ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती, वो भी इससे सॉल्व हो जाती है। तो देखा जाए तो इसके चलते आज अगर देखें तो हमारे देश में स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप करना टारगेट है, तो क्यों ना हमारे इंस्टीट्यूशन में क्वांटम लैबोरेटरीज इंस्टॉल की जाए। उसी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम किया है, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन और सेंसिंग इनको हम प्रमोट कर सके। रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करना मेन टारगेट है, क्योंकि अल्टीमेटली क्वांटम टेक्नोलॉजी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्व करने का एक पोटेंशियल रखती है। क्वांटम मिशन की बात करें, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो 2023 में स्टार्ट किया था। मेन टारगेट है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी बेसिस पर हम इस तरीके की डेवलपमेंट्स करें जो कि स्ट्रेटेजिकली, साइंटिफिकली और इकोनॉमिकली एडवांसमेंट दे सके देश को। इसको रन कराने के लिए डिपार्टमेंट ऑन साइंस, डीएसटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और बजटरी एलोकेशन 2023-24 से लेकर के 2030-31 तक 6003 करोड़ रुपए का दिया हुआ है। मेन टारगेट क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग इनको प्रमोट करना है, और साथ ही साथ जो क्यूबिट बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं उनका हमें ज्यादा भी नहीं तो 50 से 1000 के लगभग डेवलपमेंट, मतलब इतनी यूनिट्स हमें डेवलप करनी है। इसके अलावा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इंडिया 7वां देश है जहां पर क्वांटम कंप्यूटिंग को प्रमोट किया गया, लॉन्च किया गया। पहले इंडिया से पहले यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा, चाइना ने किया, फिर नंबर 7 पे आ गया इंडिया। आ जाते हैं 8.2 के एक कूलिंग इवेंट। क्या होता है कि अभी अगर हम देखें तो हमारे यहां पर आप देख छत्तीसगढ़ का जो कोरबा डिस्ट्रिक्ट है ना, कोरबा रीजन, वहां पर एक लेक है जिसका नाम है तुमान लेक। एक तो ये फैक्ट हमें ध्यान रख लेना, तुमान लेक रिसेंटली न्यूज में था, किस डिस्ट्रिक्ट में कहां पर है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, कुछ रिसर्चर्स ने अपनी पूरी जो डिस्कवरी थी उसमें क्या देखा कि वहां पर पड़े हुए कुछ सेडिमेंट्स को स्टडी किया, और उन सेडिमेंट्स को जब स्टडी किया तो वहां पर पिछली जो वेजिटेशन पैटर्न रहे हुए हैं ग्लोबली पूरे अर्थ पे, जो वेजिटेशन पैटर्न की किस तरीके से वेजिटेशन ग्रो कर गया, कब आइस एज आई, आइस एज के बाद में फिर से ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम गए, तो वहां पर लाइफ कैसे सरवाइव करी, तो उनको स्टडी करना था। तो ये जो कोरबा की तुमान लेक में स्टडी हुई ना, इसका लिंक सीधा देखने को मिला 8200 ईयर ओल्ड टाइम पर, मतलब 8200 साल पहले का ग्रीनलैंड पर एक कूलिंग इवेंट हुआ था, उसका सीधा लिंक हमारे समर मॉनसून के साथ में। क्योंकि यहां पर जो वेजिटेशन का हमारे पैटर्न होता है, हमें ध्यान है कि हमारे यहां पर जो ड्राई डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस जो प्लांट्स होते हैं उनका सीधा सा हमारी जो मॉनसूनल क्लाइमेटिक पैटर्न है उसको फॉलो करने की ट्रेंड है ना। तो उसमें ही स्टडी करते हुए जो सेडिमेंट्स थे, पुराने दबे हुए जो भी रिमेन्स थे, उनकी स्टडी करके पता पड़ा कि इंडियन मॉनसून पर भी ग्रीनलैंड में जो कूलिंग आई थी 8200 साल पहले, उसका इंपैक्ट था। अब इसकी स्टडी में क्या क्या चीजें निकल के आई वो देखो। सबसे पहली चीज तो ये लिंक सीधा देखने को मिला 8200 ईयर्स अगो जो कूलिंग इवेंट था वो। अब ये इवेंट क्या था, एकदम से क्या होता है ग्रीनलैंड वाले एरिया में जो अभी टाइम चल रहा है दैट इज होलोसीन एपोक, है ना। तो होलोसीन एपोक में भी 8200 साल पहले एक छोटा सा ग्लोबल कूलिंग इवेंट आया था, ऐसा फेज जहां पर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था। और उस टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह क्या थी पता है, कि ग्लोबल वार्मिंग जब रेज हो रही थी तो उस टाइम पर ग्रीनलैंड में, ध्यान से समझना यहां पर कि ग्रीनलैंड वाले एरिया में यहां पर एक लेक, यहां पर आप देख सकते हो ग्रीनलैंड वाले जो हमारा आर्कटिक रीजन है ना, वहां से ठंडा फ्रेश वाटर एकदम से रिलीज हुआ और वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हडसन बे के थ्रू ज्वाइन कर गया। मतलब कि वहां पर ग्लेशियर मेल्ट होने के चलते कूल वाटर जो है उसकी क्वांटिटी की सप्लाई, उसकी सप्लाई की क्वांटिटी बढ़ गई आर्कटिक रीजन में, और उस वजह से वहां पर एकदम से शॉर्ट टर्म कूलिंग पीरियड देखने को मिला। इसकी बात अगर करें तो ये 8200 साल पहले इवेंट हुआ था, और उस कूलिंग के चलते उसका असर देखने को मिला ओवरऑल एक बड़े वाटर सर्कुलेटरी एस्पेक्ट पर। और वाटर सर्कुलेटरी एस्पेक्ट क्या है, दैट इज अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, जिसमें आप हमारी जो ग्लोबल वाटर करंट्स की हम बात करते हैं, जिसमें अटलांटिक ओशन में इक्वेटर से गर्म पानी फ्लोट करता हुआ आर्कटिक ओशन की तरफ जाता है, और आर्कटिक रीजन की तरफ से इक्वेटर की तरफ कोल्ड वाटर का सर्कुलेशन आता है। इस वजह से टेम्परेचर का एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, रेगुलेशन होता रहता है। तो इसमें एकदम से डिसरप्शन आया, और इसमें डिसरप्शन आने का मतलब क्या हुआ, ओवरऑल ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर इसका असर दिखा, और उसी का इंपैक्ट कोरबा में ये जो तुमान लेक है वहां पर देखा गया।
इसका इस तरीके से पूरा इक्वेशन आपको समझ लेना है। टेम्परेचर डिक्लाइन बताया गया, लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर डिक्लाइन हुआ था उस टाइम पर, और उसकी वजह से हमारे जो मॉनसून है वो थोड़ा वीक पड़ गया था। क्योंकि आपको ध्यान होगा मॉनसून कब स्ट्रांग रहता है, जब अच्छी खासी हीटिंग कंडीशन बनती है। तो यहां पर एएमओसी का एक तरीके से इंपैक्ट में आना, उसका सीधा असर ग्लोबल क्लाइमेट पे देखने को मिला, जिसमें हमारा मॉनसून भी इंक्लूड हो जाता है। इसके अलावा देखिए ग्लोबल क्लाइमेट इंपैक्ट क्या क्या देखने को मिले। मॉनसून तो कमजोर हुआ, ठीक है, तभी तो हमारे यहां पर तुमान लेक में ये स्टडी कर पाए वहां के इवेंट के बारे में, सोचो आप। इसके अलावा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पे इंपैक्ट आया, सीधी बात है, रेनफॉल पैटर्न्स में चेंजेस हुए, कई रीजन ऐसे हैं जो सूखे पड़ गए और कहीं पर ड्रास्टिकल क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिले। इसके अलावा एंथ्रोपोस एटमॉस्फेरिक मीथेन है, उसमें भी लेवल ड्रॉप हुआ। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उस टाइम पर जो वार्मिंग कंडीशन होती है ना, उस टाइम पर लाइफ जो है वो एक अपनी नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू चलती है। अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर ना बढ़ाओ, बट टेम्परेचर वार्मिंग कंडीशन है तो, लेकिन टेम्परेचर ड्रॉप करता है ना, तो उस टाइम पर एक तरीके से लाइफ मोर और लेस रुक जाती है। तो वेटलैंड इकोसिस्टम है, वहां पर भी ठंड पड़ने के चलते जो एक्टिविटीज होती हैं वो कम हुई तो जो मीथेन रिलीज होता है वेटलैंड से, वो लेवल भी कम हुआ। तो एटमॉस्फेयर की उस टाइम की मीथेन लेवल भी कम हुई थी। इसके अलावा टेली कनेक्शन की बात करें, किस तरीके से हाई लैटिट्यूडनल रीजन, हम ग्रीनलैंड में कूलिंग का इंपैक्ट देख रहे हैं, कहां पर, हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो इतना ज्यादा इसका 8.2 के का 8.2 के कूलिंग इवेंट का इंपैक्ट हमें देखने को मिला। याद रख लेना भाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो डील कर लेना। फिर आता है नाविक सेटबैक एटॉमिक क्लॉक फेलियर। देखो हमारा खुद का इंडिजीनियसली डेवलप्ड जीपीएस सिस्टम के इक्विवेलेंट हमारा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं नाविक, और उसमें हमारे सैटेलाइट्स काम करते हैं आईआरएनएसएस वेरिएंट। आईआरएनएसएस का मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब क्या है कि 4 आईआरएनएस सिस्टम जो हमारे सैटेलाइट है, उनमें से एक सैटेलाइट की जो एटॉमिक क्लॉक है, जो बिल्कुल एक्यूरेटली टाइम को कैलकुलेट करती है, प्रिसाइजली लोकेशंस को बताती है, प्रिसाइजली चीजों को ऑब्जर्व करके हमारे यहां पर सिग्नल भेजते हैं, जिससे कि हम इन वेल इन्फॉर्म्ड मैनर में डिसीजन मेकिंग कर सके। अब क्या है कि वहां पर उस एटॉमिक क्लॉक का खराब होना उस सैटेलाइट को एक बार के लिए कंप्लीट यूसेज से आउट कर देता है। मतलब केवल 3 ही सैटेलाइट आईआरएनएस वाले जो पोर्शन में हमारे नाविक के पार्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, वो एकदम फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक में एटॉमिक क्लॉक कम हो गई। इसके चलते क्या है, अब वो मोर और लेस ब्रॉडकास्टिंग मैसेजिंग सर्विसेज के लिए ही अभी यूजफुल रह गया है। अब उसमें क्लॉक या तो फिर होता है कि हम क्लॉक को रिपेयर करें, या फिर इसकी जगह दूसरा एक और सैटेलाइट लॉन्च करें। ऐसा पहले भी हो चुका है, पहली बार नहीं हो रहा है। समझते हैं एटॉमिक क्लॉक फेलियर का। देखो होता क्या है कि जैसे जैसे हम हमारा नेविगेशन सिस्टम डेवलप करते हैं, तो उसमें आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए एक सैटेलाइट्स का नेटवर्क जो कि जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर सेटल्ड रहे। जियो सिंक्रोनस का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर सैटेलाइट की एक पर्टिकुलर पोजीशन, और जियो स्टेशनरी का मतलब परमानेंटली एक ही जगह पे हाईलाइटेड आपका सैटेलाइट। तो यहां से फिर हम हमारे आसपास के रीजन्स की आइडिया कर सकते हैं कि कहां पर किस तरीके की इक्वेशन डेवलप हो रही है, चाहे वो मेटेरोलॉजिकल मौसम के हिसाब से देखें, या वेदर टाइप या रडार टाइप सेंसिंग करनी है, रिमोट सेंसिंग करनी है, सारी चीजों के लिए। जिसमें एक तो स्टैंडर्ड सर्विसेज होती हैं जो कि नॉर्मली हर किसी के फोन में हम एक्सेस, जैसे जीपीएस है, अमेरिकन है, तो उसको हम जीपीएस को हम यूज करते हैं ना हमारे फोन के अंदर जब हम मैप खोलते हैं, या उसका हम नाविक के हिसाब से भी यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज होती है रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, जैसे कि कोई एनक्रिप्टेड मैसेजिंग का जो मेथड होता है, जहां पर हमारे सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिकली एस्पेक्ट में बातचीत होती है, मिलिट्री या फिर हमारी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन होती है, तो इस तरीके से इनकी यूटिलिटी बड़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पर एक सैटेलाइट की एटॉमिक क्लॉक फेल होना ये कमजोर बना देती है एक तरीके से पोजीशन और नेविगेशन टाइमिंग सर्विसेज को, जिनमें एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि इसके चलते फिर रेलवे, मिलिट्री ऑपरेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, मैरीटाइम नेविगेशन, ये सारी चीजों पर सीधा असर पड़ता है। इसके पीछे मेन कारण बताया जाता है फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस, क्योंकि जिस तरीके से हम एटॉमिक क्लॉक्स यूज करते हैं, अब घड़ियां तो हमें चाहिए ही, सीधी बात है। अब एक्यूरेसी ऐसा तो नहीं वहां पर आपने घड़ी का सेल डाल दिया और वो एक्यूरेसी के थ्रू आपके टाइम कैलकुलेट कर देगा। वहां पर हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स डालने होते हैं जिनकी कुछ एक्टिविटीज के चलते हमें पता पड़ता है कि इस एक्टिविटी के बीच में जितना टाइम लगा उसको हम 1 सेकंड बोलेंगे। तो उस हिसाब से वो एटॉमिक क्लॉक्स का ही यहां पर एक्यूरेसी के बेसिस पे काम हो सकता है। बट ये इंपोर्टेड एटॉमिक क्लॉक्स जो हैं वो फेल हो रही हैं, इसलिए सीधा इशारा है कि इंडिजिनस कैपेबिलिटी पे हमें काम करना होगा। साथ ही साथ हमें यहां पर देखना होगा
कि फ्रीक्वेंट सैटेलाइट या ऑर्बिटल फेलियर्स अगर हो रहे हैं तो ये हमारे नेविगेशन सिस्टम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगेन क्यों? क्योंकि 1999 में जब कारगिल वॉर चल रहा था तो उस टाइम पर यही चीज थी कि हमारे पास में हमारा खुद का सिस्टम नहीं था ना, तो हमने यूएसए से कहा था कि हमें थोड़ी लोकेशंस बता दो कि कहां पर ये टाइगर हिल्स से ऊपर बैठ करके पाकिस्तानी सोल्जर्स अटैक कर रहे हैं। तो अमेरिका ने हेल्प नहीं की, तो तब हमने सोचा था कि हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए। बट यहां पर अगर इस तरीके के फेलियर्स आते हैं तो इसका मतलब हम अभी भी बहुत पीछे हैं, अभी बहुत मेहनत करने की, बहुत एक्यूरेसी लाने की जरूरत है। एटॉमिक क्लॉक्स की बात करें, दीज आर अल्ट्रा प्रिसाइज टाइम कीपिंग डिवाइसेस। इनके अंदर हम मेजरली देखें तो सीजियम क्लॉक होती है जो कि सेकंड को डिफाइन करने में हेल्प करती है कि एक सेकंड का मतलब क्या होता है। रूबियम क्लॉक्स होती हैं जिनका सैटेलाइट में ज्यादातर यूज होता है। एक हाइड्रोजन मास्टर क्लॉक होती है जो कि जनरली डीप स्पेस मिशन के अंदर यूज किया जाता है। तो ये तीनों क्लॉक्स का अलग अलग पर्पज है, ध्यान रख लेना आप। इसके अंदर जो कैलकुलेशन होती है वो किस हिसाब से चलती है? देखो, ये जो सीजियम है, रुबिडियम है, जो भी इसका एटॉमिक सब्सटेंस है ना, वो क्लॉक के अंदर मतलब एक पर्टिकुलर एक सेटअप के अंदर रखा रहता है। और फिर वो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ में टकराती है उनके साथ में, तो उनमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है और उन्हीं वाइब्रेशन के बेसिस पर टाइम की कैलकुलेशन होती है। और जितना एक्यूरेट टाइम होता है, यहां पर नैनो सेकंड्स का खेल होता है, नैनो सेकंड्स का 10⁻⁻⁹ सेकंड्स का। इसमें हल्का सा भी फ्रैक्शन अगर आ गया तो कितना प्रॉब्लम आ सकती है। आप सोचो कि अगर फाइनेंशियल मार्केट में आप डील करते हो और एक चीज अभी जस्ट अभी अपडेट हुई है कि हाँ भाई सेंसेक्स है वो डाउन चला गया, और आप बैठे हो कहीं दूसरी जगह पे, ये मुंबई की बात है कि सेंसेक्स डाउन चला गया, बट रिपोर्ट या आपके पास में अपडेट पहुंच रही है एक 10 सेकंड बाद में, तब तक तो ट्रेडिंग का मामला कितना उथल पुथल हो सकता है। आप समझ सकते हैं इस बात को। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि फाइनेंशियल सेगमेंट में भी इस तरीके से सैटेलाइट कम्युनिकेशन का अपना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। माइक्रो सेकंड एरर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। राइट, नाविक जीपीएस सिस्टम है, ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम होते हैं। राइट, इनका टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल नेटवर्क, स्पेस मिशन, साइंस रिसर्च, इनमें हम यूज किया करते हैं। इंडिया का जो हमारा नाविक है दैट इज IRNSS सिस्टम, इसमें अगर देखें तो इसको नाविक भी बोल दिया जाता है। और साथ में इसमें टोटल अगर हम देखें तो अभी के टाइम पे इस कॉन्स्टलेशन में इस नाविक के पूरे ग्रुप की बात करें तो सैटेलाइट्स कौन कौन से ऑपरेट कर रहे हैं। एक तो देखो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 1A, इसके अलावा 1B, 1C, 1D, 1E, 1F और 1, इस तरीके से ये सैटेलाइट्स लगे हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि IRNSS 1H और 1I ये जो है इनका रिप्लेसमेंट किया गया था। रिप्लेसमेंट क्यों? वो एटॉमिक क्लॉक वाली है जो चैलेंज आता ना, वो है ना। सेकंड जनरेशन सैटेलाइट्स हैं वो नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 और NVS-02 इसमें इंस्टॉल किए गए। और NVS-02 तो लेटेस्ट है जो कि जनवरी 29, 2025 पिछले साल ही ऐड किया गया था। तो आप समझिए कि ये अपने आप में इनकी जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं। समझ गए? फिर बात आ जाती है की फीचर्स की। देखो, हम इंडिया पर तो मॉनिटरिंग इससे कर ही रहे हैं या ऑब्जर्वेशन कर ही रहे हैं, हमारी जो बॉर्डर्स हैं उनसे 1500 किलोमीटर दूर तक भी इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। आप समझिए इसका मतलब कि चाइना पर भी हमारे सैटेलाइट्स के थ्रू नजरें रहती है, जैसे चाइना का सिस्टम हमारे ऊपर ऑब्जर्वेशन या विजिलेंस रखता है, पाकिस्तान पर भी हम इसी तरीके से मॉनिटरिंग रखते हैं। इसमें 7 टोटल सैटेलाइट्स हैं जिनमें जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हुआ करते हैं। पोजिशनिंग की बात करें या आप कह सकते हो सर्विसेज की, तो मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड सर्विसेज भी देते हैं, जैसे कि जीपीएस, आपको नेविगेशन चाहिए जो फ्री है वर्ल्ड वाइड, जो भी इस रेंज में आ रहा है उनको सबको फ्री एक्सेस दिया जाता है या फैसिलिटी दी जा रही है। लेकिन रेस्ट्रिक्टिव सर्विसेज भी यहां पर इन सैटेलाइट्स के थ्रू होती है, जैसे कि मिलिट्री कम्युनिकेशन है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, एनक्रिप्टेड डेटा का इधर से उधर ट्रांसफर करना। इसमें कम्युनिकेशन में हम जनरली L5 और S बैंड का यूज किया करते हैं। L5 बैंड जो होता है ना, ये सबसे एडवांस्ड बैंड है जो कि सिविलियन सर्विसेज के लिए यूज होता है, ध्यान रख लेना, सिविलियन सर्विसेज के लिए। और एस बैंड होता है ना, इसका ज्यादातर यूज होता है रिमोट सेंसिंग, वेदर, रडार, एयरपोर्ट पे जो कंट्रोलिंग, ट्रैफिक कंट्रोलिंग, इनमें यूज होता है एस बैंड का। तो L5 और S दोनों में हम यहां पर ऑपरेशन किया करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जाता है ना यहां से हमारे ग्राउंड से सैटेलाइट से वापस ग्राउंड में। इसके अलावा एक्यूरेसी की बात करें तो 20 मीटर या उससे भी ज्यादा बड़ी एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन स्ट्रेटेजिक डिफेंस में तो यूज होता ही है, सिविल ट्रांसपोर्टेशन में भी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके अलावा कॉमर्शियल पर्पज, स्मार्टफोन में ये हमारे पास में जो हम मैप यूज करते हैं उनमें भी इनकी एप्लीकेशन रहती है। अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्या है चीजें। मैंगो शावर जो है वो नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान में होता है, ऐसा पढ़ा था क्या? नहीं ना, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। नेशनल क्वांटम मिशन इज इंप्लीमेंटेड बाय नीति आयोग। नीति आयोग था या DST था? फॉल्स है ये। फिर नाविक की बात करें तो ये केवल कवर करता है इंडिया को। हमने बात की थी इंडिया की बॉर्डर से भी 1500 किलोमीटर दूर तक की रेंज को कवर कर लेता, तो ये भी फॉल्स। फिर हम PYQs की बात कर लेते हैं आज आपके सामने।
ये पीवाईक्यूज है जिसमें पूछा है कि टाइम जोन 4 से ज्यादा किन किन में है, और एक पूछा है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था। बताना आप कमेंट्स में आंसर इसका। और साथ में जो हमारे कल के क्वेश्चंस थे जिसमें पूछा था कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो इनमें से किन एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, एक तो होती है अपस्ट्रीम एक्टिविटीज पेट्रोलियम में, एक होती है डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज। अपस्ट्रीम का मतलब सीधा आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो रिसोर्सेज को, नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। और डाउनस्ट्रीम जो होती है उनकी अगर बात करें तो उनमें आप उनको प्रोसेस कर रहे हो, उनकी मार्केटिंग कर रहे हो, एक कॉम्पिटिटिव प्राइस सेगमेंट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी है ना, इसका काम मेजरली डाउन स्ट्रीमिंग का, डाउनस्ट्रीम सेगमेंट से रहता है। तो यहां पर आप देखो पेट्रोल प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल ये अपस्ट्रीम का काम है, तो ये इसके अंडर नहीं आएगा। रिफाइनिंग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम बिल्कुल आएगा इसके अंदर। मार्केटिंग सेल्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये बिल्कुल आ जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस ये तो क्रूड ऑयल और ये दोनों के दोनों अपस्ट्रीम वाले हो गए, तो दोनों को अवॉइड कर दो। आंसर आ गया ओनली 2। समझ गए? तो इसका आंसर तो हो गया बी। फिर आ जाओ 94th का। इसको जब ध्यान से पढ़ोगे तो ये सीधा इशारा कर रहा है पूना पैक्ट की तरफ, जहां डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में ये एक एग्रीमेंट हुआ था कि हां भाई रिजर्वेशन का प्रोविजन कर लो, सेपरेट सेगमेंट में मत जाइए कम्युनल अवार्ड के चलते, जिसके चलते हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से डिवाइड हुए, वैसे अगर एससी या डिप्रेस्ड क्लास ऑफ इंडियन सोसाइटी सेपरेट हो जाएगी तो फिर इंडिया नहीं बचेगा। फिर उसके बाद में हरिजन मूवमेंट है वो मोरलेस गांधी जी ने स्टार्ट किया था। सो द पॉइंट इज आंसर इज ए। तो इस तरीके से आपके दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाने चाहिए। 90 का हमने कर ही लिया और 94 का ये हो ही गया। ठीक है जी। अब आपको पीडीएफ चाहिए तो देखो मेरी बात हो रखी है, आप देखो पिन कमेंट में जो लिंक दिया हुआ उसको ध्यान से देखो, आपको मिल जाएगी वहां पर पीडीएफ। ध्यान से देखोगे एक एक चीज बता दी जाएगी। ठीक है। बाकी इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप फॉलो कर सकते हैं PW ओनली IAS ऑफिशियल को। लास्ट में एक पॉइंट और कि ऋषभ सर के लिए कई बार कमेंट्स आ रहे थे, वो जल्दी आ जाएंगे, अभी फिलहाल शादी हुई है, समझो आप लोग। ठीक है। थैंक यू।